दोस्तों आप लोग थंबनेल देख के सोच रहे होंगे कि सर कोल्ड स्टोरेज का तो वीडियो पहले ही आ चुका है, बट आज के इस वीडियो में मैं कोल्ड स्टोरेज से रिलेटेड क्या जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों आप लोग दिल थाम के बैठिएगा, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के समय में बहुत सारे लोग हैं जो कि खुद का कोल्ड स्टोरेज ओपन करना चाहते हैं। बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या उठता है कि यहाँ पे एक कोल्ड स्टोरेज ओनर सबसे ज्यादा पैसा कमाता है या एक ट्रेडर पैसा ज्यादा कमाता है या एक फार्मर ज्यादा कमाता है। इसी मिस्ट्री को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। देखो यहाँ पे एग्जांपल समझो, सपोज कि एक राम है जो कि एक किसान है, उसके सारे फसल जो है कट के रेडी हो चुके हैं। दूसरी तरफ जो है एक श्याम है जो कि एक ट्रेडर है, मार्केट के उथल पुथल में जो है वो पैसा काफी ज्यादा बनाता है। पर यहाँ पे दोनों एक ही टूल का यूज कर रहा है। वो किस टूल का यूज कर रहा है? कोल्ड स्टोरेज का। लेकिन सवाल ये है कि असली मुनाफा कौन कमा रहा है, यानी कि असली कौन कमा रहा है और क्या इसका कोई विन विन सॉल्यूशन है। तो आइए इसी मिस्ट्री को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि यहाँ पे सबसे ज्यादा पैसा कौन बना रहा है और आपके लिए क्या प्रॉफिटेबल है। आपके लिए यहाँ पे एज ए कोल्ड स्टोरेज बिजनेस ओनर आपके लिए प्रॉफिटेबल होने वाला है, या अगर आप ट्रेडर है तब आप प्रॉफिट ज्यादा कमाएंगे, या आप फार्मर है तो आप सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। तो नमस्कार, मैं हूं कुंदन शर्मा और आप देख रहे हैं वाईएम डेवलप बिजनेस का यूट्यूब चैनल, जहां पे मैं समय समय पे बिजनेस रिलेटेड वीडियो लेकर आते रहता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 पॉइंट बताऊंगा जो कि आपको पूरा क्लियर कर देगी क्या चैलेंजेस आता है और क्या उतार चढ़ाव मार्केट में आप प्रॉफिट कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे कितने खर्चे आते हैं, और लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि कोल्ड स्टोरेज ओपन करने के लिए कितने सारे बैंक है जो कि आपको यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज को ओपन करने के लिए जो है आपको लोन प्रोवाइड करी है और कितना सब्सिडी दे रही है। देखो ये सारे चीज जो है ना आपको जानना जरूरी है, तभी जो है आप प्रॉपर वे में समझ पाओगे कि आपके लिए कोल्ड स्टोरेज का बिजनेस प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो है कोल्ड स्टोरेज कॉस्ट के बारे में बात करेंगे। देखो यहाँ पे एक जो किसान है, जो कि स्टार्टिंग मैंने बताया था, वो एक राम है जो एक किसान है, तो उसके लिए यहाँ पे स्टोरेज के लिए एक खर्चा आएगा। क्या आएगा? वो रेंट का आएगा, इलेक्ट्रिसिटी का आएगा, एंड जो दूसरा इंश्योरेंस का भी पेमेंट करना पड़ता है। ऊपर से रिस्क भी है कि अगर उसका प्रोडक्ट खराब हो जाए तो वो क्या करेगा। दूसरी तरफ जो है एक श्याम है जो कि एक ट्रेडर है, उसका भी सेम कॉस्ट आएगा बट उसका स्केल बड़ा है। कैसे स्केल बड़ा है ध्यान समझो। देखो एक किसान होगा ना, वो किसी भी एक कॉमोडिटी में डील करेगा, या तो वो आलू उगाएगा या प्याज ही उगाएगा, या हो सकता है अगर गेहूं अगर के बात करें तो वो गेहूं ही उगाएगा, या धान उगाने का है तो धान ही उगाएगा। तो एक ही कॉमोडिटी पे काम करेगा। बट एक ट्रेडर क्या होता है ना, मल्टीपल कॉमोडिटी पे डील करता है, जिसके कारण जो है उसका स्केल बड़ा होता है। बट यहाँ पे उसके लिए हैंडलिंग एंड लॉजिस्टिक चार्ज जो है काफी ज्यादा होता है। कैसे ज्यादा होगा समझो। देखो यहाँ पे अगर कोई किसान क्या करेगा, अगर उगाएगा तो एक लिमिटेड क्वांटिटी में उगाएगा, 50 क्विंटल उगाएगा या 100 क्विंटल उगाएगा। बट यहाँ पे जो ट्रेडर होगा वो क्या करेगा, वो ज़्यादा बल्क में परचेस करेगा। हो सकता है कि 500 क्विंटल जो है वो परचेस करे, अलग अलग जो है फार्मर से परचेस करे, और उसके लिए क्या होगा, उसका स्केल बड़ा हो गया। यहाँ पे स्केल जब बड़ा होगा तो यहाँ पे उसका लॉजिस्टिक और हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है ये डबल हो जाता है। कैसे डबल होगा? यहाँ पे सिंपल सी बात है, जो भी लोडिंग अनलोडिंग होगा उसमें आप उनका लेबर ज़्यादा लगेगा। इसके अलावा जो भी उनका पैकेजिंग और रीपैकेजिंग होगा उसमें उसका कॉस्ट ज़्यादा जाएगा। अब यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन भी जो है कॉस्ट ज़्यादा लगने वाला है, जिसके कारण जो है उनका स्केल बड़ा होता है, बट उसके लिए जो हैंडलिंग एंड लॉजिस्टिक चार्ज जो है बढ़ जाता है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन सिंपल सा यही है कि फार्मर के लिए यहाँ पे कोऑपरेटिव कोल्ड स्टोरेज होना चाहिए, जैसे जहाँ पे रेंट जो है शेयर करके जो है वो कोल्ड स्टोरेज ओनर को दे सके। इसके अलावा ट्रेडर के लिए क्या सॉल्यूशन है? ट्रेडर को यहाँ पे एक स्मार्ट इन्वेंट्री और डिमांड फोरकास्टिंग टूल का यूज करना चाहिए, जो कि यहाँ पे स्पॉइलेज से बचा जा सके। तो ये 2 सॉल्यूशन है। तो अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे कि फार्मर जो है सीजनल में अपने प्रोडक्ट के वैल्यू को कैसे मैक्सिमाइज कर सके। ये दूसरा क्वेश्चन आता है। देखो क्या होता है ना, कब जब सीजन का टाइम आता है ना, तो वहां पे उन लोग जो है अपने वैल्यू को गिरा देते हैं। तो वहां पे वो अपने वैल्यू को कैसे मैक्सिमाइज कर सकेंगे, इसी को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। देखो यहाँ पे किसान का मेन प्रॉब्लम क्या आता है कि जब उसका हार्वेस्टिंग का टाइम आता है तब उसके प्रोडक्ट का दाम गिर जाता है। जैसे कि अगर आलू ज्यादा अगर हार्वेस्ट होता है तो उस समय मार्केट में क्या होता है, आलू के प्राइस गिर जाते हैं। अब आलू के प्राइस गिर जाने के कारण क्या होता है कि उसको कम दाम में ही जो है आलू को सेल करना पड़ता है, जो एक किसान होता है, जो कि उसके लिए काफी जो है दुखदाई होता है। जो किसान पैसा लगाया, अगर वो पैसा उससे ज्यादा नहीं मिले तो यहाँ पे इससे बड़ा दुख की बात क्या है। तो देखो सिंपल सा बात है कि अगर वो किसान उस सीजन के टाइम में अगर 3 से 4 महीना अगर उसको स्टोर करके अगर रख ले तो क्या होगा, जब दाम बढ़ेगा मार्केट में, उसके बाद जो है वो स्टोरेज से उसको निकाल के मार्केट में
बेच सकता है। बट याद रखना कि अगर स्टोरेज ज्यादा हुआ तो यहाँ पे खर्चा भी ज्यादा बढ़ेगा। तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, यहाँ पे इसके लिए सिंपल सा यही सॉल्यूशन है। तो फार्मर अपनी क्रॉप के लिए यहाँ पे मार्केट ट्रेंड का डाटा यूज कर सकता है। आजकल जो है एप्स और मंडी एनालिटिक्स अवेलेबल है जो बता देते हैं कि अगले महीने डिमांड कैसा रहेगा आपके प्रोडक्ट का, तो उसका आप यूज कर सकते हो। और साथ ही आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे एफपीओ होते हैं जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी होती है, उनके ग्रुप्स को ऐड कर सकते हो। उनके ग्रुप में ऐड होकर क्या होगा कि आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाती है कि आगे प्राइस डाउन जाने वाला है या अप जाने वाला है, किसका अच्छा जो है यहाँ प्रोडक्ट का मार्केट आने वाला, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको सारे काम करना चाहिए। तो ये तो मैंने एक टिप्स दिया जो कि आप सीजनल में अपने प्रोडक्ट के वैल्यू को मैक्सिमाइज कर सकते। अब यहाँ पे नेक्स्ट समझेंगे कि एक व्यापारी मार्केट के उथल पुथल में कैसे अपना पैसा बना सकते हैं। देखो यहाँ पे बात सिंपल है, मैं रिस्क की भी बात कर रहा हूँ, आप रिस्क को भी समझना। देखो एक जो ट्रेडर है, जो भी एक मैंने बताया कि श्याम एक ट्रेडर है, वो क्या करेगा कि मंडी से प्याज जो है सस्ते दामों में खरीदता है और उसके बाद जो है उसको स्टोरेज में रखता है और ऑफ सीजन में हाई प्राइस में उसको बेच देता है। लेकिन सोचो कि अगर वो प्राइस अगर गिर गया तो पूरा स्टॉक जो है अटक जाता है। तो ये सारी चीज जो है एज ए ट्रेडर आपके पास में चैलेंज तो इसको कैसे आप ओवरकम करोगे। तो कभी भी आप एक कमोडिटी में डील मत करना, यहाँ पे आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन करो, यानी कि एक प्रोडक्ट पे डील मत करो। अगर आप आलू पे करो तो सिर्फ आलू पे ही नहीं करो, आलू हो गया, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, मिर्चा हुआ, सारे चीज पे डील करो। अगर एक का प्राइस गिरता है तो आपके और भी जो कमोडिटी है वो आपके प्राइस को रिकवर करके देती है। तो ये एक सॉल्यूशन है। इसके अलावा जो है आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भी इसमें यूज करो ताकि आप ज्यादा मिल सके। और सबसे जरूरी कि एआई बेस्ड फोरकास्टिंग टूल का यूज करो जो अगले 2 से 3 महीने का दाम का जो है एक आपको इंडिकेशन दे देता है। तो ये सबसे बड़ी चीज है। अब यहाँ पे नेक्स्ट बात आती है के बारे में, यानी कि सबसे ज्यादा कौन कमाता है, एक ट्रेडर कमाता है या एक फार्मर कमाता है, इस बात को समझेंगे। देखो यहाँ पे सिंपल सा सवाल है कि ज्यादा किसको मिलता है। तो देखो ध्यान समझो, देखो एक जो फार्मर होता है उसको तभी होगा जब वो डिमांड को सही समझकर बेचेगा। अगर वो डिमांड को सही समझकर नहीं बेचेगा तो उसको नहीं होगा। लेकिन एक किसान के पास रिस्क ज्यादा होता है क्योंकि वो एक ही क्रॉप पे डिपेंडेंट होता है। बट एक ट्रेडर के लिए क्या होता है कि उसके पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं। अगर वो एक क्रॉप पे लॉस भी करता है, उसके जो है डाइवर्सिफाई कमोडिटी है, तो वो अपने पूरे बिजनेस को जो है अपने मल्टीपल कमोडिटी से जो है मेंटेन कर लेता है। तो यहाँ पे अगर अल्टीमेटली पूछोगे तो सबसे ज्यादा एक ट्रेडर ही कमाता है। तो यहाँ पे अल्टीमेटली एक जो पैसा है सबसे ज्यादा एक ट्रेडर ही कमाता है जो कि मल्टीपल कमोडिटी पे डील करता है। अगर बिंग एंड अगर आप कोल्ड स्टोरेज हो तो आप भी पैसा अच्छा कमाओगे। बट यहाँ पे अगर आपके पास कम इन्वेस्टमेंट है तो आप एक ट्रेडर भी बन सकते हो, यानी कि किसी का अगर कोल्ड स्टोरेज है तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, मंडी से जो है सस्ते दामों में सारे चीज़ खरीद के जो है आप उसको कोल्ड स्टोरेज में स्टोर कर दो और जब ऑफ सीजन होगा उसको आप मार्केट में निकाल के लाओ और बेचो। तो उससे क्या हो कि आप एज ए ट्रेडर जो है आप अच्छा मुनाफा कमाओगे। तो यहाँ पे मैं कुछ फ्यूचर फोरकास्ट करता हूँ कोल्ड स्टोरेज के बारे में, ध्यान समझना। देखो 2025 और आगे का कोल्ड स्टोरेज सेक्टर जो है अलग होगा। स्मार्ट वेयर हाउस होंगे, IoT बेस्ड सेंसर लगे रहेंगे और रिन्यूएबल एनर्जी पावर्ड सिस्टम इंडस्ट्री को इफिशिएंट और सस्ता बनाएगा। फार्मर्स के लिए जो है डिसेंट्रलाइज मिनी कोल्ड स्टोरेज विलेज लेवल पे यहाँ पे बनाए जाएंगे जिससे उन्हें तुरंत एक्सेस मिल पाएगा। ट्रेडर्स के लिए यहाँ पे ब्लॉकचेन इनेबल कोल्ड स्टोरेज ट्रैकिंग किया जाएगा जो ट्रांसपेरेंसी लाएगा और ग्लोबल मार्केट के लिए एक गेटवे खुलेगा। मतलब कि जो भी टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी के साथ अडेप्ट करेगा वही अल्टीमेट विनर बनेगा। अब यहाँ बात आती है कौन कौन से बैंक है जो कि आपको फाइनेंशियली हेल्प करेंगे। देखो ऐसे बहुत सारे बैंक है, जितने भी गवर्नमेंट बैंक है सभी जगह जाके जो है आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट मैं कुछ बैंकों का दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आप बैंक ऑफ इंडिया का देख सकते हो। बैंक ऑफ इंडिया जो है अपनी वेबसाइट पे सारी चीज मेंशन कर रखी है कोल्ड स्टोरेज के बारे में, इसका क्या यहाँ पे फीचर्स है, कितना आपको मिल सकता है, वो सारी चीज दिया गया है। अगर एवर 5 करोड़ का अगर आप लोन लेते हो तो 30 बिजनेस डेज में जो है आपका यहाँ पे अप्रूवल होता है। इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सारी चीज दिए गए हैं यहाँ पे। देखो आप अप्लाई करने से पहले सारी चीज डिटेल में चेक कर लेना। और इसके अलावा जो है अगर कुछ भी और ज्यादा जानकारी चाहिए तो नंबर भी दिया है, आप यहाँ पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। अब बात करते हैं SBI के बारे में। यहाँ पे SBI जो है आपको कोल्ड स्टोरेज या वेयर हाउस स्कीम के अंतर्गत जो है कंस्ट्रक्शन करने के लिए यहाँ पे आपको लोन ऑफर करती है। इंटरेस्ट रेट यहाँ पे दिया हुआ है, कितना इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करती है। फीचर्स यहाँ पे चेक कर सकते हो, कितना तक लोन मिल सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हो। और इसके अलावा जो है डॉक्यूमेंटेशन भी आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का भी जो है आप इनके वेबसाइट पे चले जाना, कितना इनका
टर्म लोन रहेगा, कितना ओडी देंगे या कितना आप सीसी देने वाले हैं, वो सारी चीज़ मेंशन रहता है, कितना आपका मोरेटोरियम पीरियड रहेगा, वो सारी चीज़ जो है यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप करके पूरा दिखाया गया। तो आप इसको भी चेक कर लेना। यानी कि फ्रेंड्स, अगर मेरे से पूछोगे तो 120 मंथ का जो है यहाँ पे आपको टेन्योर प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें आपका मोरेटोरियम पीरियड इंक्लूडेड रहता है। तो आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह से कर सकते हो। इसके अलावा नाबार्ड भी जो है आपको ऑफर करती है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो है आपको यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज एंड कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन प्रोवाइड करती है। तो इसके अंतर्गत भी जो है आप लोन ले सकते हो। इनके वेबसाइट पे जाकर देखना, सारी जानकारी दी गई है। और मैंने बताया कोल्ड स्टोरेज से रिलेटेड कि अगर आपको किसी भी तरह कंसल्टेंसी चाहिए तो आप YMW फाइनेंशियल सर्विसेज के माध्यम से आप ले। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने समझा कि बीइंग एन ट्रेडर, बीइंग एन फार्मर एंड बीइंग एन कोल्ड स्टोरेज ओनर जो है सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाएगा। मैंने फार्मर और यहाँ पे ट्रेडर को कंपेयर करके बताया कि कौन सबसे ज्यादा पैसा कमाता है। अब यहाँ पे जो कोल्ड स्टोरेज ओनर होगा वो भी पैसा कमाएगा। अब वो जो पैसा कितना कमाएगा वो कोल्ड स्टोरेज के वीडियो में आप लोगों ने देख लिया हो। अगर नहीं देखा हो तो वो वीडियो को जाकर जरूर चेक कीजिएगा। उसमें बीइंग एन कोल्ड स्टोरेज ओनर जो है आप कितना पैसा कमा सकते हो। बट ये जो है मैंने कंपेयर करके बताया ताकि आपको पूरी जानकारी हो सके क्या क्या चैलेंजेस आपके सामने आ सकते हैं बीइंग एन ट्रेडर। इसके अलावा अगर आप सीरियस एंटरप्रेन्योर है और कोल्ड स्टोरेज का बिजनेस सेटअप करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना पड़ेगा, जिसमें हमारी टीम पूरी तरह से हेल्प करती है। अगर आप झारखंड बिहार से हैं तो हम लोग यहाँ पे पूरी तरह से असिस्ट करेंगे कि आपको लोन कैसे मिल सके। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।